everybody, thank you for watching Sneha Tauri and today's conversation is going to go a bit Ayurvedic. हाँ आई नो आज तक के सारे एपिसोड्स में कभी भी हमने आयुर्वेदा का जिक्र नहीं किया है, पर आज आपको आयुर्वेदा के बारे में बताने के लिए मैंने इस दुनिया के सबसे परफेक्ट इंसान को चुना है. इसके पहले कि हम कॉन्वर्सेशन में जाए और इसके पहले कि आप इनकी बातों पर भरोसा करो, मैं आपको पहले बता देती हूँ कि ये शख्स है कौन. तो ध्यान से सुनना, कुछ लाइनें मैंने अपने हाथों से इनके लिए लिखी है, विच गोज लाइक. सर आप भी सुनिए. उनके हाथों में है जादू, उनके हाथों में है जादू, दुनिया भर में है इनका शोर. 10+ कंट्रीज में कंसल्टिंग, क्रोनिक डिसीजेस से है इनका वॉर. 50,000 पेशेंट्स को दिया है नया जीवन, 50,000 पेशेंट्स को दिया है नया जीवन. अवार्ड विनिंग वैद्य, आयुर्वेदा के है सच्चे पहरेदार. 7 साल से ज़्यादा का तजुर्बा, इनका हर कदम है कमाल. मुंबई से लेकर छिंदवाड़ा तक इनके इलाज का है सबको इंतज़ार, सबको इंतज़ार और सबको इंतज़ार. और इस इंतज़ार के साथ इस पॉडकास्ट का शुरू होने का भी इंतज़ार ख़त्म हुआ. सर इतने बिजी थे कि फाइनली उनके फ़ोन कॉल सर एयरप्लेन मोड पे डाल दिया ना. हाँ, डाल दिया. ओके, sorry. Very good. So now let's get started with this beautiful conversation about Ayurveda, the Ayurvedic industry, the Ayurvedic lifestyle ethics and what not. हम आज बहुत सारी अच्छी बातें करेंगे. Please make sure that you go and check his profile on Instagram. Recently sir के 1 लाख followers cross हुए, so a big shout out to sir. And also he has been doing OPDs in Mumbai, Pune, Varda, Hinganghat and Chinwada. So make sure that you also go and check his profile out. इनको देखो, इनसे बात करो, इनसे कनेक्ट करो, इनसे नेटवर्क करो. इनको जितना निचोड़ के यूज़ कर सकते हो उतना यूज़ कर लो अच्छे वे में गाइस. एनीवेज चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. थैंक यू स्नेहा, नमस्कार. आपने यहाँ बुलाया, मेरा भाग्य है यहाँ पे बैठने का इस पॉडकास्ट में. सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, खूब धन्यवाद स्नेहा. नागपुर के यूथ का स्पेशली मैं कनेक्ट करता हूँ यूथ से, तो यूथ का आयुर्वेदा के प्रति झुकाव, जो इंटरेस्ट बढ़ रहा है, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. और आपने आज इनवाइट किया है इस बहुत ही प्रेस्टिजियस पॉडकास्ट में, तो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म लग रहा है मुझे. वाह, बढ़िया. तो अब हम शुरू करते हैं एकदम टिपिकल कॉन्वर्जेशन, एकदम अच्छा कॉन्वर्जेशन. मुझे सबसे पहले जानना है कि आपकी जर्नी कैसी रही थी आयुर्वेदा में आने की. वैसे तो मेरी जर्नी मैं बहुत कम शेयर करता हूँ. बहुत सारे बच्चे भी पूछते हैं जो क्लिनिक में आते हैं, फिर भी मैं ये पॉडकास्ट की वेट कर रहा था जर्नी बताने के लिए. फुटेज मिल गया. मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ. फार्मर फैमिली है मेरी. पांढरकवडा तालुका है महाराष्ट्र का, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में. वहाँ से करंजी एक प्लेस है, विलेज प्लेस है. 15,000 का पॉपुलेशन है वहाँ पे हमारी खेती है. और वहीं पे मैं पला बड़ा, मेरा अपब्रिंगिंग वहीं पे हुई है. तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और बहुत सारे हर्डल्स रहते हैं, हम सबको पता है. तो वैसा ही जो नॉर्मल बचपन रहता है बाकी लोगों का, वैसा ही मेरा हुआ है. घर से 15-16 किलोमीटर मेरा स्कूल था, हाई स्कूल था. और फिर बाद में यवतमाल में मैं कॉलेज में गया. स्कूल जाने के लिए उस टाइम पे बस भी नहीं थी मॉर्निंग में, तो हमें ट्रक को हाथ दिखा के ऐसा बैठना पड़ता था. और जो बैग हमारे रहते थे ऐसे बहुत हैवी, वो चढ़ते समय हमारी बैग ऐसे नीचे गिरती थी. पापा ऐसे नीचे से धक्का लगाते थे, हम ऊपर बैठते थे. बहुत बार मॉर्निंग में 5 बजे 6 बजे निकलना पड़ता था घर से. मम्मी के स्ट्रगल मैंने देखे हैं, पापा के स्ट्रगल देखे हैं. अभी भी मेरे घर पे किराना शॉप है और पापा मम्मी दोनों संभालते हैं वो. घर पे खेती है, वो भी अभी भी चल रही है. तो रूट से, बेसिक से मैं अभी भी जुड़ा हुआ हूँ. अभी मेरी विजिटिंग चलती है, मेरे छोटे भाई की विजिटिंग चलती है. पांढरकवडा में हमारी विजिटिंग चलती है अभी भी. तो वहाँ पे भी हम बहुत बार फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लेते हैं. जैसा वहाँ का पॉपुलेशन है उनको कनेक्ट करने के लिए और वहाँ की हेल्थ भी अच्छे से इम्प्रूव हो. नागपुर में तो हम सर्विस दे रहे हैं, यहाँ पे तो सर्विस अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पे अवेलेबल नहीं है. तो वहाँ पे भी छोटा सा हमारा एक कंट्रीब्यूशन बोल के वहाँ पे हम विजिट करते हैं. वहाँ पे फ्री हेल्थ कैंप भी करते हैं. तो फिर उसके बाद में 12th साइंस लिया मैंने उसी सेम कॉलेज में. और साइंस का बंदा तो सोचता है कि पहले जाना है MBBS को. तो MBBS की प्रिपरेशन करी, नीट की प्रिपरेशन करी. उस टाइम पे वैसे PET था, प्री मेडिकल टेस्ट, और PMT था, सॉरी P इंजीनियरिंग टेस्ट एंड PMT ऐसा था. तो 2011-12 की बात है. तो क्लासेस वगैरह किए. पहला 1 साल पूरा 11th का मैंने इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर किया.
ओके। और 12th में मेरा मूड चेंज हुआ कि मुझे अभी मेडिकल करना है, बाप रे। तो मेडिकल के लिए शिफ्ट हुआ। तो 1 साल में तो उतना हुआ नहीं मेरा, जितना हुआ उससे मुझे BDS लग रहा था, डेंटल लग रहा था। लेकिन जब ठान लिया था कि डॉक्टर पूरे बॉडी का बनना है, तो मुझे बाकी भी ऑप्शंस दिखे, आयुर्वेदा दिखा, होम्योपैथी दिखे, फिजियोथेरेपी दिखा। तो उसमें से मेरा जो बैकग्राउंड है, फार्मिंग का बैकग्राउंड है, वो सारा कुछ देख के मैंने आयुर्वेदा चूज किया और वर्धा के कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। ओके। लेकिन एडमिशन लेने के बाद में मेरा आयुर्वेदा को लेके जो पहला व्यू था, पहला जो थॉट था, पर्सपेक्टिव था, पूरा चेंज हो गया। हम बोलते हैं कि आयुर्वेदा मतलब सिर्फ जड़ी बूटी है, या सिर्फ क्रोनिक डिसीज को, या सिर्फ ओल्ड एज वाले लोगों के लिए एक बनाई हुई पैथी है, ऐसा एक यूथ के माइंड में एक रहता है। लेकिन आप अभी देख रहे हो कितना ग्लैमर आयुर्वेदा को आ रहा है। Correct. वो हमारे टाइम पे हमें नहीं दिखता था, मतलब इंस्पिरेशन हमारे टाइम पे नहीं थे वहां पे। तो डेफिनेटली मेरा पहला प्यार MBBS था, लेकिन हारते हैं जो अपनी पहली मोहब्बत, दूसरी में वो कमाल करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तीसरी में धमाल करते हैं, तीसरी वगैरह करना नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक 5.5 साल का एक कोर्स होता है, BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो ये सब चीज़ें, सर्जरी से लेके मेडिसिन से लेके सब कुछ चीज़ें पैरेलली पढ़ाई जाती है। मेरा हॉस्टल था, 5.5 साल में हॉस्टल में रहा, तो वहाँ पे मेरे कलीग्स MBBS, BDS, फार्मेसी वाले बंदे, फिजियोथेरेपी वाले बंदे, हम साथ में पढ़ते थे। तो साथ में बोनसेट वगैरह सब कुछ चीज़ें साथ में करी। तो कभी ऐसे लगा नहीं कि हम किसी दूसरी पैथी में या किसी सेकेंडरी पैथी में, अल्टरनेटिव जो बोलते हैं, उसमें हम पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा कभी लगा ही नहीं। तो बहुत ही कोऑपरेटिव, 2012 की हमारी जो बैच है बहुत ही कोऑपरेटिव है सभी फील्ड्स की। तो अभी भी जो लोग कनेक्टेड है, कोई ऑन्कोलॉजी कर रहा है, कोई DM मेडिसिन कर रहा है, कोई DM भी है, कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन है, MBBS वाले बंदे मेरे दोस्त है। तो उनको भी प्राउड फील होता है कि मैं आयुर्वेदा की राह पे चल के थोड़ा सा कुछ सोसाइटी को देने का एक प्रयास कर रहा हूँ अपनी तरफ से। बढ़िया। बस उसके आगे फिर 5.5 साल का UG हुआ। उसके बाद में PG के लिए मैंने प्रिपेयर किया, और 2016 में मैं नागपुर में शिफ्ट हुआ PG की एंट्रेंस की एग्जाम के लिए, इंटर्नशिप के बाद में। मतलब बस अभी 2016 में, यस, 2016 में पहली बार मैं नागपुर आया था। लगता नहीं है पर सर आपको देख के। तो कोई बात नहीं। तो इंटर्नशिप मैंने यहाँ पे शिफ्ट करी हिंगाई कॉलेज में, आयुर्वेदिक कॉलेज में। मॉर्निंग में इंटर्नशिप करता था, नाइट में मैंने अवंती कार्डियक सेंटर है यहाँ पे माहुरकर सर का, तो इंटर्नशिप में मैंने हार्ट के ICU में, सबसे पहली ड्यूटी मेरी ICU में थी, तो वहाँ पे नाइट ज्वाइन की मैंने। नाइट ड्यूटी करता था, 16 किलोमीटर हिंगना जाता था वहाँ से। फिर दिन भर इंटर्नशिप रहती थी, और सैटरडे संडे को PG के एंट्रेंस क्लासेस। तो ऐसा पूरा 1 साल भर शेड्यूल चला, बहुत ज़्यादा ग्राइंड करना पड़ा उस टाइम पे। और लास्ट के 6 मंथ बचे थे PG एंट्रेंस के लिए, तब मैंने जॉब वगैरह सारा कुछ स्किप कर दिया और लग के पढ़ाई करी। गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज नागपुर, यहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो ही गया था, तो हमारी री एग्जाम हो गई उस टाइम। ऐसे बहुत सारे हर्डल आए हैं पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो ऐसे ये पॉडकास्ट एक माध्यम बन गया हमारे शेयर करने के लिए, तो अभी शेयर कर रहा हूँ, आज निकल रहा है अंदर से। तो 350 लोगों की हमारी री एग्जाम हुई, उसमें मेरा छोटा भाई भी था, मैं भी था, और ऐसे बाकी भी बंदे थे। तो री एग्जाम 7 दिन बाद हुई। 7 दिन सिर्फ हमने PUBG खेला, कोई भी पढ़ाई नहीं करी, और दिमाग में ठान लिया था कि अभी PG नहीं करना है, और BAMS के बेसिस पे गांव जाना है। गांव को लग के हाईवे पे हमारी जमीन है, वहां पे बड़ा एक हॉस्पिटल ओपन करना है एलोपैथी का, दोनों भाई मिलके, क्योंकि 14 स्टेट में इंडिया के एलोपैथिक अलाउड है। करेक्ट। जो हम बोलते हैं कि BAMS को आयुर्वेद दोनों कर सकते हैं, तो 14 स्टेट है, जो राजपत्र निकला है, जो हमारा गैजेट निकला है, उसमें अभी भी अलाउड है। तो हमने भी सोचा था कि रूरल पॉपुलेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे, बिलोंग करते हैं वहाँ से, तो वहाँ पे जल्दी हमारा होल्ड भी बनेगा और प्रैक्टिस भी अच्छे से ग्रो होगी। लेकिन नियति के कुछ और ही मतलब मंजूर था। तो 7 दिन बाद जब एग्जाम हुई तब भी अच्छा स्कोर आया, और मुझे नागपुर का ही कॉलेज मिला। नागपुर में मेरा MD हुआ, और एक्चुअली मैंने नागपुर में लिया एडमिशन, मुझे बाकी जगह भी मिल रहा था, तो मुझे नागपुर ही करना था, क्योंकि गांव से मेरा नजदीक आता है नागपुर, यही एक रीजन था, दूसरा कोई रीजन नहीं था। तो 3 साल PG के चल रहे थे, उस टाइम भी मैंने
आयुर्वेदा सीखने के लिए यहाँ के बहुत सीनियर प्रैक्टिशनर्स है जो भी ऑन्कोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं, कैंसर पे प्रैक्टिस करते हैं, वात रोग पे प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर कपिल पेशने सर, उनके यहाँ पे मैं अंडर प्रैक्टिस था। वहाँ पे ही दिन भर कल्प बनाना, काढ़े बनाना, चूर्ण बनाना, और विजिटिंग प्रैक्टिस उनकी गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, रायपुर। विजिटिंग प्रैक्टिस का बीच भी वहीं से आया। और नाइट ड्यूटी मैंने ज्वाइन की 7 स्टार हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे आईसीयू का साइमल्टेनियसली चल रहा था। फिर 2019 में कोविड, 2018-19 में कोविड वेव जब आई, पहली कोविड वेव में सबसे पहले ड्यूटी करने वाले हम लोग थे। बाकी लोग डर रहे थे कि ड्यूटी कैसे करेंगे। हमारे घर वाले भी बोल रहे थे कि ड्यूटी नहीं करना है, छोड़ दो सब कुछ, घर पे आ जाओ, अपने खेत में फार्म हाउस है वहाँ बैठेंगे, जब सब नॉर्मल होगा तब जाना है नागपुर में। तो मैंने बोला यार अपन ही मैदान अगर छोड़ के भागेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे। भले ही मैं नया था फील्ड में, लेकिन आईसीयू का एक्सपीरियंस आ गया था। तो कोविड में भी मैंने सबसे पहले प्रशांत राहटे सर है सर्जन नागपुर के, उनके गाइडेंस में, और डॉक्टर मोहन नेरकर सर, उनके गाइडेंस में कोविड में ड्यूटी करी 7 स्टार हॉस्पिटल में। वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनका HRCT, जो CT स्कैन का हम स्कोर बोलते हैं, वो 24-25 है, और वो रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें देखे भी, रेमडेसिविर और टॉसी, बहुत सारी महंगी दवाइयाँ, 50,000 के इंजेक्शन देने के बाद भी वो पेशेंट नहीं क्योर नहीं हो पा रहे हैं या रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा उस टाइम पे रियल में अगर बोला जाए ना, तो पेशेंट पे स्टडी कैसे करना मैंने आईसीयू में सीखा। आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर होके लोग आईसीयू तक जाने के लिए डरते हैं आज भी, लेकिन मेरी सबसे पहली जो कॉन्फिडेंटली शुरुआत जो हुई आईसीयू से हुई, कोविड के टाइम पे हुई। उसके पहले मैं प्रैक्टिस करता था, ऑनलाइन कंसल्टेशन करता था। जो हमारी फैमिली के जो पेशेंट रहते हैं, फैमिली हमारे जो कलीग्स रहते हैं, उनको ट्रीट करता था। लेकिन एज अ प्रैक्टिशनर, एज अ कंसल्टेंट, भंडारा का मुझे एक हॉस्पिटल मिला, ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, वहाँ पे मैं विजिट करने लग गया। कोविड पेशेंट के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन हमने एक प्रोटोकॉल बनाया था पूरा। मेयो हॉस्पिटल में हमने प्रोटोकॉल बनाया, और 500 पेशेंट का डाटा हमारे पास में पहली वेव में था। तो हमने पब्लिश भी किया इंटरनेशनल जर्नल में। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बहुत ज़्यादा एज नहीं था मेरा उस टाइम पे, और गाइडेंस भी अच्छा मिला। तो जो पेशेंट मरणासन्न अवस्था में, जो पेशेंट मतलब अभी जाने वाले हैं, उनको जस्ट ट्राई करने के लिए मैंने आयुर्वेदा मेडिसिन देने का सोचा, और खुद स्टडी करके सर का गाइडेंस लेके मृत्युंजय चाटन नाम से हमने एक फॉर्मुलेशन बनाया था। प्राण रक्षक काढ़ा करके हमने एक फॉर्मुलेशन बनाया था। वो पेशेंट में हमने ट्राई किया, तो मैंने खुद देखा कि मिरेकुलसली, मतलब वो ऑक्सीजन लेवल कैसे इंक्रीज हो रहा है। Correct. सभी सिस्टर लोग देख रहे थे, डॉक्टर लोग देख रहे थे, एलोपैथी के बंदे देख रहे थे। तो उस टाइम से मेरा आयुर्वेदा के प्रति एकदम से दृढ़ मतलब विश्वास बैठ गया कि जहाँ पे सब चीजें फेल हो रही है, वहां पे भी हमारी पैथी, हमारी इंडियन पैथी काम में आ रही है। तो क्यों ना इसी पे काम करें, क्यों ना इसी में करियर बनाएं। तो सेकेंड वेव में मैंने जॉब छोड़ दिया और सिर्फ आयुर्वेदा कंसल्टेशन शुरू किया। यहाँ पे महाल में बड़कस चौक में गोविंदन नाम से संस्था है, विश्व हिंदू परिषद से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो वहाँ पे मैंने आयुर्वेदा ओपीडी ज्वाइन की, और उनकी रसशाला भी है यहाँ से 70 किलोमीटर दूर, गोविंदन संस्था, खवासा बॉर्डर पे एमपी में, देवलापार में। तो वहाँ पे औषधि का प्रोडक्शन भी, पर्सनल प्रोडक्शन होता है, इन हाउस प्रोडक्शन हमारा, तो वो भी संभालने को मिला। और 2.5-3 साल वहाँ पे काम करने के बाद में मैंने अभी रिसेंटली 2022 से मेरी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू की। हमारा पंचकर्मा सेंटर शुरू किया है, श्री आरोग्यवर्धिनी चिकित्सालय पंचकर्मा रिसर्च सेंटर नाम से, नंदनवन में। तो वहाँ पे अभी पिछले 1.5 साल से हम सभी डिसीज़ पे, स्किन, हेयर, क्रोनिक डिसीजेस, वात रोग, इनफर्टिलिटी, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, मानस रोग, सभी पे हम काम कर रहे हैं। और पेरीफेरी में भी वर्धा, हिंगनघाट, कामठी, छिंदवाड़ा, कारंजा, यहाँ पे हमारी संडे सैटरडे को ओपीडी रहती है, तो वहाँ से भी पेशेंट आते हैं। पंचकर्म का धूले से मैंने सर्टिफिकेट कोर्स भी किया है। तो पंचकर्म के गुरु मेरे, उनकी कल जयंती थी 5 जनवरी को। गुरुवर्य पीटी जोशी नाना और प्रवीण जोशी सर, उनसे मैंने पंचकर्म सीखा। जोशी सर हमेशा बोलते थे कि आयुर्वेदा माइनस पंचकर्म इज इक्वल टू बिग जीरो। वो मैंने धूले जाके एक्सपीरियंस किया, और अभी खुद भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ पेशेंट में। जहाँ पे रिजल्ट स्टक हो जाते हैं, जहाँ पे रिजल्ट रुक जाते हैं, वहाँ पे पंचकर्मा बहुत ही ज़्यादा मिरेकुलसली काम करता है। एक्चुअली आयुर्वेद एक हमारे इंडियन
इंडियन पैथी हम जो बोलते हैं वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक देन है। प्राइम मिनिस्टर हमारे जो बोलते हैं ना वन हेल्थ, उसमें आयुर्वेदा बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। और आज का यूथ अगर आयुर्वेद के प्रति आपके जैसा ऐसे अवेयर होगा तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा दूर नहीं है वो दिन जब आयुर्वेद देश की नहीं पूरे दुनिया की बेस्ट पैथी बनेगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सर की ज़्यादा जर्नी निकल इतनी, गया। हाँ सर की जर्नी मतलब वाकई में जब हम कहते हैं ना कि इफ़ यू रियली वांट टू गो टू अनदर लेवल डिस्पाइट ऑफ द चैलेंजेस और द हर्डल्स दैट यू हैव इन एंड अक्रॉस योर सराउंडिंग, आप स्टिल कोशिश करते हो कि आप कैसे ना कैसे वो बॉक्स से निकलो और जो जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है आप उन चीज़ों को ग्रास्प करो। तो सर ये थोड़ा डाइजेस्ट करने के लिए हैवी हो रहा है मुझे, पर जो भी मैंने सुना अब तक के, मैं नितिन सर को पिछले कुछ 3 साल से जान रही हूँ, पर मैंने 3 साल में कभी उनके मुंह से इतनी ब्रीफ स्टोरी नहीं सुनी। एंड रियली शेयर भी नहीं करता हूँ, शेयर नहीं करना चाहिए। जो हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अभी प्रेजेंट है उसके बारे में बात करनी चाहिए। पीछे वाला अभी ऐसे पॉडकास्ट रहता है तो मौका मिलता है और वो चीजें निकल के आती है। नहीं, पर ऑफ कोर्स क्योंकि अगर आप ये सिचुएशन से जा रहे हो तो देयर मस्ट बी 10,000 स्टूडेंट्स जो सेम जर्नी से जा रहे हो, तो उनको देख के ऐसा लगता है कि यार नितिन सर ने किया तो हम भी कर सकते हैं। मैं कर सकता हूँ, मेरे से सामान्य बंदा कर सकता है, तो आप भी कर सकते हो दोस्तों। अभी मुझे क्योंकि आयुर्वेद एक बहुत वास्ट फील्ड है और जैसे आपने बोला कि आयुर्वेदा सुन के ऐसा लगता है कि वो बस जड़ी बूटी और वो सब है, तो ऐसा एक डेफिनेशन जो आप पूरे ऑडियंस को बताना चाहते हो कि एग्जैक्टली आयुर्वेदा क्या है? एक्चुअली आयुर्वेदा क्या है, इससे पहले तो हेल्थ क्या है ये पता चलना बहुत जरूरी है। WHO बोलता है कि फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, इसका मतलब ही हेल्थ है। करेक्ट, डेफिनेशन हेल्थ की। लेकिन आयुर्वेद में आचार्य सुश्रुत उन्होंने 5000 साल पहले उसकी डेफिनेशन दी है, हेल्थ की डेफिनेशन। वो बोलते हैं कि स्वस्थ, समदोष, समाग्निश्च, समधातु मलक्रिया, प्रसन्न आत्मेन्द्रियार्थ मना, स्वस्थ इत्याभिधीयते। तो सिर्फ समदोष मतलब फिजिकली और मेंटली आपको स्टेबल होकर हेल्थ नहीं अच्छी होगी। समदोष होने चाहिए, समधातु होने चाहिए, मल सम होने चाहिए। आपका आत्मा, इंद्रिय और मेंटल, स्पिरिचुअल और सोशल और फिजिकल, ये सारी वेलबींग आपकी जब होगी तभी आप स्वस्थ हो। करेक्ट। आयुष वेद, आयुर्वेद जो बोलते हैं, जो आयु का वेद, जो लाइफ ऑफ साइंस, साइंस ऑफ लाइफ हम जो बोलते हैं आयुर्वेद को, तो आयुर्वेद नथिंग बट अ लाइफस्टाइल। ये कोई पैथी नहीं है कि 2-3 चीजें हमने दे दी तो डिसीज ठीक कर दिया। कोई घरेलू नुस्खा नहीं है, आजीबाई का बटवा हम जो बोलते हैं। सिर्फ यही मतलब आयुर्वेद का ये पार्ट है, लेकिन सिर्फ यही मतलब आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद संप्राप्ति के बारे में बोलता है। जो पैथोलॉजी हम बोलते हैं कि डिसीज कैसे बनता है, उसके पहले अगर डिसीज ना ही बने तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षण करना ये आयुर्वेद का पहला एम है। और दुनिया में सबसे पहली और इकलौती ऐसी पैथी है जो स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य का रक्षण करने के बारे में बात करती है। डिसीज क्योर करना ये सेकेंडरी एम है आयुर्वेद का। करेक्ट, पहले तो होने ही मत दो। यस, बराबर। ये थोड़ा बहुत एप्ट डेफिनेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर मुझे एक स्पेसिफिक रील बना के डालना चाहिए, बिकॉज बहुत लोगों को, सच में कह रही हूँ, आज भी लगता है कि वो जड़ी बूटी और वो सब है, पर ऑल्टरनेटिव सोचते हैं ना हम कि एलोपैथी में इसका इलाज है तो इसमें आयुर्वेद का इलाज है क्या। मुझे भी मैसेज आते हैं, सर इसमें आयुर्वेद का इलाज है क्या, इसमें सर आयुर्वेद कुछ कर सकता है क्या। करेक्ट। तो सिर्फ यही नहीं है आयुर्वेद। ओके, अभी क्योंकि हमने लाइफस्टाइल के बारे में बात की, तो आप कुछ बेसिक टिप्स देना चाहते हो कि एक इंसान की लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए इन जनरल, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? अभी का हमारा जो इरा है ना, फास्ट जो हम युग बोलते हैं, हमारा फास्ट जो इरा बोलते हैं, मेरी खुद की लाइफस्टाइल अभी मैं मेंटेन नहीं कर पाता हूँ। बहुत फास्ट हो गई है। हमारी सबकी लाइफस्टाइल थोड़ी बिगड़ी हुई है, लेकिन आयुर्वेदा दिनचर्या बताता है, दिनचर्या के बारे में एडवोकेट करता है, ऋतुचर्या के बारे में बताता है कि कौन से ऋतु में कैसा खाना लेना चाहिए, कौन से सीजन में कैसा पहनना चाहिए, कौन सा खाना खाना चाहिए, क्या चीजें पीना चाहिए, कहाँ घूमना चाहिए, उसके बारे में आयुर्वेद बताता है। डेली रूटीन में मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त पे उठने से लेके रात को रात्रिचर्या से लेके सारी चीजें आयुर्वेदा में एक्सप्लेन है। अष्टांग हृदय नाम का ग्रंथ है, आचार्य वाग्भट ने बहुत ही ब्यूटीफुली सब चीजें, अंजन, नस्य, धूमपान, स्नान, सब चीजों के बारे में स्पेसिफिक एक टॉपिक को लेके बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन दिया है। तो अगर दिनचर्या के बारे में अगर बोलते हैं कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं 9-10 बजे, फिर नाश्ता करते हैं, फिर खाना खाते हैं, हमारी रूटीन ही एकदम रिवर्स शुरू हो जाती है। और अभी का लाइफस्टाइल हम देखते हैं कि नाइट जॉब रहते हैं या IT प्रोफेशनल वाले लोग देते हैं, वो मेंटेन नहीं कर पाते। तो हमको उनके हिसाब से एक लाइफस्टाइल प्लान करना पड़ता है। जो ग्रंथ में दिया है वैसा का वैसा आज फॉलो होना 100% तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन
80-70% हम फॉलो कर सकते हैं। सुबह उठ के पानी नहीं पीना चाहिए। लोग मुझे बोलते हैं कि सर आयुर्वेद तो बोलता है कि सुबह उठ के पानी पीना चाहिए। किसी ग्रंथ में ऐसा लिखा नहीं है कि सुबह उठ के पानी पीना चाहिए। उषक काल में पानी पीना चाहिए। उषक काल कब होता है? 4 बजे, 4 से 5 के बीच का जो टाइम उषक काल जिसको बोलते हैं, उसमें उषक पान करना चाहिए। जो रात को हम लोटा भर के रखते हैं तांबे का, सुबह पानी पीना चाहिए। वो कंसेप्ट आज लोग 9 बजे 10 बजे उठ रहे हैं और सुबह उठ के पानी पी रहे हैं भगाभग। और इतने लीटर उतने लीटर। कंसल्टेंट लोग भी पेशेंट्स को समझाते हैं कि आपका 2 लीटर 3 लीटर पानी पेट में जाना चाहिए, स्किन अच्छी रहेगी। हमारी किडनियां मतलब फ्लश नहीं है आपके वहाँ का, फ्लश नहीं है तो किडनी पे भी लोड आता है, पानी भी पचना पड़ता है, लोगों को पता नहीं है। तो सुबह की शुरुआत ही हमने अगर एग्जाम्पल दूं मैं, तो किसी यज्ञ की शुरुआत हम करते हैं, किसी हवन की शुरुआत करते हैं, तो वो हवन मतलब हमारा डाइजेस्टिव फायर है। तो जैसे हम हवन शुरू करते हैं तो उसमें हम क्या डालते हैं? शुरुआत में घी डालते हैं, कपूर डालते हैं, उसको पहले बढ़ाते हैं, फिर उसमें समिधा डालते हैं, उसको और अग्नि देते हैं। शुरू में मॉर्निंग में हमारा अगर डाइजेस्टिव फायर शुरू हो रहा है, उसमें हम डायरेक्टली पानी डाल रहे हैं, तो पूरा कीचड़ कर रहे हैं। और दिन भर में जो भी खा रहे हैं वो पच नहीं रहा है, बॉडी को लग नहीं रहा है। तो हमारे धातुएं जो रहती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, आयुर्वेद धातुओं के बारे में बोलता है, दोषों के बारे में बोलता है, वो प्रॉपरली बन नहीं पाती है, न्यूट्रिशन प्रॉपरली पहुंचता नहीं धातुओं तक। तो हमारी शुरुआत हम दिन के अच्छे से करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठते, वहां से लेके रात्रि चर्या तक अगर प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो डिसीज हो गई नहीं आपको। तो यही एम है आयुर्वेद का कि स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम, आपको डिसीज ना ही हो। अगर होता है डिसीज तो हम लोग बैठे हैं, नहीं तो आपको घर पे ही सब चीजें मैनेज हो जाएगी। बढ़िया। यहाँ से मुझे एक चीज़ समझनी है, जैसे आपने वो डेली रूटीन के बारे में बताया, तो डेली रूटीन में ऐसी कौन सी चीज़ें जो इंसान को नहीं करनी चाहिए, वो अगर आप बता दो तो। बहुत ज़्यादा अगर देखते हैं हम कि कॉमन मिस्टेक्स लोग जो कर रहे हैं, मैंने पानी का तो बताया आपको, दूसरा है खाने का। 2 सिंपल नियम है। जब भूख लगती है तब खाना खाना चाहिए। लोग बोलते हैं सर कितना खाना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, प्यास लगती है तब पानी पीना चाहिए। सिंपल नियम, कॉमन सेंस, जो कॉमन नहीं है लोगों के पास में। इतना क्वांटिटी में पानी पीना चाहिए, इतना क्वांटिटी में खाना खाना चाहिए, ये डाइट वो लेके आपको पर्सनलाइज, आपको कस्टमाइज, आपकी प्रकृति को लेके, आपके कॉन्स्टिट्यूशन को लेके क्या चीजें सूट हो रही है, आपके वैद्य से जाके कंसल्ट करके आपने प्रॉपर एक डाइट प्लान बनाना चाहिए आपका, और वो फॉलो करना चाहिए। प्रकृति एक कंसेप्ट है, जैसे जेनेटिक हम बोलते हैं, वैसे प्रकृति एक कंसेप्ट है आयुर्वेदा का। तो उसमें वात, पित्त, कफ ऐसी प्रकृतियां रहती है। जैसे आपको मैं देख पा रहा हूँ, आप पित्त प्रकृति के डोमिनेंट एक पर्सनालिटी है, आपकी लीडर एक पर्सनालिटी है, तो पित्त के लक्षण है प्रॉपरली। तो हमारे कैमरामैन बिहाइंड द कैमरा बैठे हैं, वो कफ प्रकृति के हैं, एकदम शांत स्वभाव के। तो ऐसी अपनी प्रकृति एनालिसिस आपके नियरेस्ट वैद्य से आपने करना चाहिए, और उसके बाद में आपका डेली रूटीन, डाइट, लाइफस्टाइल, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो सारी चीजें आपने समझ लेना है। कंसल्ट करना है सिर्फ बीमार होने के बाद नहीं, बीमार ना हो इसके लिए भी। वाह, बढ़िया। यहाँ से मुझे एक चीज़ समझनी है, जैसे अभी आपने मुझे बोला कि मैं पित्त प्रकृति से हूँ, तो इस केस में मुझे ये चीज़ समझनी है। फिर से एक बार बोलो, प्रकृति। पित्त प्रकृति, पित्त प्रकृति, whatever as so said। तो इसमें what do you think कि एक इंसान जिसको ये है वो क्या करे और क्या नहीं करे? अगर आपकी प्रकृति पित्त है तो आपने बहुत ज्यादा, आपको ठंडी चीजों की मतलब क्रेविंग होगी। हाँ, मैं बहुत आइस खाती हूँ। आपको थोड़ी उष्ण या जो हॉट पोटेंसी वाली चीजें होती है उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। अपने स्पाइसेस से दूर रहना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा पित्त की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन के इशू हो सकते हैं, आपको हेडेक हो सकता है, आपको इंसोम्निया हो सकता है। तो उससे बचने के लिए आपने पादाभ्यंग जो हम बोलते हैं, रात को सोने से पहले घी की मसाज करना है पैर को, ऑयल पुलिंग करना है, जो हम गंडूश कवल जो बोलते हैं, हेड मसाज करना है, नस्य करना है, अंजन करना है, और डाइट में ऐसी चीजें इंक्लूड करना है जो कूलिंग पोटेंसी की हो, जो कूल पोटेंसी की, जैसे हम बोलते हैं कि चंदन है, सारीवा है, मुस्ता है, खरजूर आदि मंत्र है जो खजूर से बनता है, वो चीजें आपने डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। ये बहुत ही ब्रीफ इलेबोरेटिव इंफॉर्मेशन था। तो जैसे उन्होंने बताया कि पर्सन टू पर्सन वो चीज़ वैरी करती है, तो मुझे एक चीज़ यहाँ से समझनी है, जैसे अगर आज मुझे किसी आयुर्वेदा डॉक्टर के पास जाना है, या क्या कहते हैं, किसी वैद्य के पास जाना है, तो बहुत लोग आज भी ऐसे जिनको
जाना होता है वो अच्छे इंटेंशन से जाते हैं, पर वो सही शायद वैद्य को सिलेक्ट नहीं कर पाते, या उनको ये पता नहीं होता है कि यार मैं जाऊँ तो मैं शुरू कहाँ से करूँ अपनी ट्रीटमेंट। तो ऐसा कोई फॉर्मेट है, जैसे अभी आपने बोला कि पहले आप आपकी पर्सनालिटी चेक करवा लो कि आप कौन से। एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के वेबसाइट पे प्रकृति एनालिसिस का एक पोर्टल दिया हुआ है। तो आप वहां पे जाके आपका एक क्वेश्चनर आएगा, वो आप सिलेक्ट करके आपकी प्रकृति जान सकते हो। बहुत इजी है। आपने प्रकृति अगर गूगल पे डाला है आज, प्रकृति इन आयुर्वेदा, तो बहुत सारे पेजेस ओपन होंगे और ऑथेंटिक मिनिस्ट्री के पेजेस है, वहां पे जाके आपने अपनी प्रकृति एनालिसिस करनी चाहिए। तो आप घर बैठे भी वो कर सकते हो। बहुत सारे एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। अभी आयुर्वेदा टेक्नोलॉजी से एकदम मर्ज हो रहा है, तो एप्लीकेशन भी आपके फोन में अवेलेबल है प्रकृति एनालिसिस, आप वो भी कर सकते हो। ओके तो ये जो सर जो पोर्टल की बात करें सर, आप अगर वो लिंक दे पाओ डिस्क्रिप्शन में तो बढ़िया हो जाएगा सबके लिए। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गो एंड चेक दैट वेबसाइट आउट, गो टू द लिंक, टैप ऑन द लिंक, आप जाओ एक बार आपका एनालिसिस करो। स्टिल कोई डाउट होता है तो नितिन सर इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल इज ऑल्सो मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। मेक श्योर टू गो एंड चेक हिज प्रोफाइल आउट और ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो हिम। अच्छा, इसके अलावा लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो सर मुझे अभी थोड़ा सा अगर हम लोग शिफ्ट करें टॉपिक को, तो क्योंकि मैंने देखा है कि देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं, तो मैं जेन्युइनली ये जानना चाहती हूँ कि आयुर्वेदा एज एन इंडस्ट्री या आयुर्वेदा एज अ करियर पॉइंट ऑफ व्यू आपके हिसाब से क्या है? एक्चुअली मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, अभी भी सीख ही रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जैसे मेरी जर्नी रही है उसके हिसाब से मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि कैसे चीज़ें परस्यू कर सकते हैं हम। BA में से आप एक प्लेन 5.5 साल का ग्रेजुएशन कोर्स होता है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा एंड मेडिसिन, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी नाम से। उसके बाद में बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज भी है, जैसे आपका इंटरेस्ट रहेगा, स्किन में इंटरेस्ट है आपको, पंचकर्मा में इंटरेस्ट है आपको, मर्म थेरेपी में इंटरेस्ट है आपको ट्राइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो आप स्पेशलाइजेशन उसमें कर सकते हो। और बहुत सारी MD की ब्रांचेस भी है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको हम बोलते हैं। तो पेडियाट्रिक भी है, सर्जरी भी है, गायनेक भी है, स्त्री रोग जिसको हम बोलते हैं, द्रव्य गुण, रसशास्त्र, संहिता, जिनको थोड़ा सा एकेडमिक में करियर करना है वैसे भी ब्रांचेस है, ENT है, ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस भी है। तो आपका इंटरेस्ट देख के आपने चूज करना चाहिए। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि सर PG करना है कि नहीं करना है प्रैक्टिस करने के लिए। तो आपका ये बहुत पर्सनल क्वेश्चन है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको आगे जाके करना क्या है, उसके हिसाब से आपने करियर चूज करना चाहिए, ना कि मेरा फ्रेंड जा रहा है, मेरी फ्रेंड जा रही है तो उसके पीछे भागना चाहिए आपको। मैंने मेरा PG किया क्योंकि मुझे PG करना था, मैं PhD कर रहा हूँ क्योंकि मुझे PhD करना था, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करनी थी। और PhD और प्रैक्टिस का कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी मुझे मेरे फील्ड की हाईएस्ट डिग्री लेनी है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। मुझे पढ़ने में, मुझे रिसर्च करने में इंटरेस्ट है, और मुझे साइंटिफिक लैंग्वेज में एविडेंस बेस्ड केसेस वर्ल्ड के सामने पुट करने में इंटरेस्ट है, तो मैं वो उसके पीछे मैं ज़्यादा फोकस्ड हूँ। तो आपको अगर प्रैक्टिस करनी है सिर्फ, तो आप सिर्फ प्लेन BAMS करके प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। आप फर्स्ट ईयर से प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। आचार्य चरक ने आपके हाथ में चरक संहिता दे दी है, तो उसमें सेकंड चैप्टर से आपको मेडिसिन भी बताई है, तो आप मेडिसिन भी यूज कर सकते हो। क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सारी चीज़ें बाकी फील्ड्स के लिए भी रहे तो सबके लिए ईजी हो जाएगा। पर अभी एक लेमैन पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूँ तो मुझे ये चीज़ समझनी है कि अभी क्योंकि हमने बात की है कि हमको हेल्थ को सही रखना है और हमको डिसीज़ नहीं होने देना है, तो कुछ चीज़ें आप उनके ऊपर एम्फसाइज करना चाहोगे कि हम लोग हमारे हेल्थ को कैसे सही रखें इन डेली लाइफ? हेल्थ को ठीक रखने के लिए जैसे मैंने सब पहले बताया है कि लाइफस्टाइल और डाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोनों। हम क्या खा रहे हैं, हमारा जैसे हम बोलते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा रहेगा मन। यस। तो जिस गुणों का हम अन्न खा रहे हैं वैसा हमारा मन बनेगा। सात्विक, राजसिक, तामसिक ऐसे फूड के टाइप दिए हैं आयुर्वेदा ने। तो जैसा आप फूड इंटेक करोगे, जैसा एक्सेस में आप फूड इंटेक राजसिक करोगे तो आपकी प्रकृति राजसिक बनेगी, आप ज्यादा एंगर वाले बनोगे। आप ज्यादा सात्विक फूड डाइट कंज्यूम करोगे तो आप सात्विक प्रकृति के बनोगे, उतने ही शांत बनोगे। तो ऐसा आपका करियर क्या है, जैसे आप अगर नेता हो तो आपने एकदम सात्विक डाइट करके आपको फायदा नहीं होगा। आप बॉलीवुड में हो, आप एक्टर हो, तो आपको राजसिक भाव भी आना चाहिए, पित्त प्रकृति आपकी होनी चाहिए। आप अगर कोई कोच हो, कोई योगा टीचर हो, तो आपने सात्विक डाइट कंज्यूम करना चाहिए। तो ये कस्टमाइज पर्सनलाइज डाइट होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और फूड आइटम्स भी भाव प्रकाश निघंटू में बताया है, तो वो भी हम
अपने नियरेस्ट वैद्य से कंसल्ट करके अपने लिए जो क्या सुटेबल है वो देख के हम स्टार्ट कर सकते हैं। बढ़िया। तो ये दो पर्सपेक्टिव्स थे इन टर्म्स ऑफ करियर एंड देन इन टर्म्स ऑफ बेसिक लाइफस्टाइल फ्रॉम अ लेमैन पर्सपेक्टिव। एट लास्ट मुझे आपसे ये जानना है कि ऐसे कुछ तौर तरीके जो आप बताना चाहते हो सबको जो अपने डेली लाइफ में यूज़ करे सो दैट उनका बेसिक लाइफस्टाइल अच्छा रहे। ये पर्सपेक्टिव से नहीं कि उनको कुछ डिसीज़ ना हो, बट इन जनरल कि लाइफस्टाइल की डेफिनेशन क्या हो सकती है। बेसिक लाइफस्टाइल आपकी कैसी है उसको आपने देख के उसको मॉडिफाई करना चाहिए। मॉर्निंग में जल्दी उठने से लेके रात को सोने तक ये सब चीज़ें बताते हैं। आयुर्वेद है ना, हमारी घर की जो बूढ़ी दादी होती है उसके जैसा हो गया है। उसका मतलब सुनते सब कुछ है लेकिन करता कोई नहीं है। करेक्ट। तो वैसा ही है, आपको सबको पता है कि सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है, खाना टाइम पे खाना है, पानी कितना पीना है, खाने के 40 मिनट बाद वॉक लेना है, सब चीजें मतलब खाना खाते समय हमने टीवी भी नहीं देखना है, ये सब चीजें बताई गई है। जैसे हम पेट में खाना खा रहे हैं वैसा हमारे पांचों इंद्रियां भी ग्रहण करती है, वो उसमें हमारे नेत्र भी है। जैसा हम देख रहे हैं, जैसे हम कंटेंट कंज्यूम, आप लोग देख रहे हो ये वीडियो, आप लोग कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो तो वैसा भी आपके मन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो खाना खाते समय एकदम काम माइंड से सारी चीजें बंद करके, फोन बंद करके, टीवी बंद करके फैमिली के साथ में खाना खाना चाहिए। अभी खाना खाने के भी नियम बताए हुए हैं। चल 2-3 अगर आप बता पाओ तो, कोई भी 2-3। ओके, हाँ, प्लीज। खाना खाने के नियम बताए हुए हैं। तो अष्टविध आहार विधि विशेषकर नाम से एक कंसेप्ट आया है। खाना गर्म ही खाना चाहिए। सुबह का खाना रात में या परिवेशित अन्न जो हम बासी खाना बोलते हैं उससे बहुत सारे डिसीज होते हैं, स्किन डिसीज मोस्टली वो होते हैं। तो हमने गर्म खाना ही खाना चाहिए। खाना खाते समय बहुत ज़्यादा लाफ्टर या बहुत ज़्यादा हमने हंसना नहीं चाहिए। खाना खाते समय हमने बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना है, कम क्वांटिटी में नहीं खाना है। सिंपल चीज़ें, जितना आपको भूख लग रही है उतना खाना खाना है, जितनी प्यास लगी उतना पानी पीना है। इतना लीटर उतना लीटर, ये डाइट वो डाइट, उसके पीछे अगर भागोगे तो लॉन्ग टर्म में जाके आपकी सारी ऑर्गन आपको आराम देगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपने जितना भी आयुर्वेदा को एक्सप्लेन किया है अभी तक के, ये बहुत ग्राउंडेड लाइफस्टाइल के बारे में बात करता है, बहुत ज़्यादा फैंसी लाइफस्टाइल के बारे में बात नहीं करता है। तो आई थिंक मुझे भी बीइंग अ जेनजी ऐसा कभी कभी लगता है कि हाँ हम बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे हैं, कैफीन एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। पर दिस इज़ ऑल अबाउट थिंग्स कि अगर आप भी आज ये वीडियो देख रहे हो तो इट बिकम्स एसेंशियल कि आप सिर्फ देख के अनसुना मत कर दो या सुन के अनसुना मत कर दो, कहीं ना कहीं अपने लाइफ में जाके इसको इम्प्लीमेंट भी करो। और वैद्य नितिन जैसे इतने सारे लोग बैठे हैं जो आपको आके बहुत अच्छे टाइप में या बहुत अच्छे तरीक़ों से कंसल्ट कर सकते हैं। सो मेक श्योर दैट वी ऑल्सो टेक यूटिलाइजेशन ऑफ पीपल लाइक वैद्य नितिन, बिकॉज यू आर द रियल वॉरियर्स of the country India, who are taking high how do I say, बहुत वैल्यू ऐड करते हो आप लोग, मतलब जेन्युइनली स्पीकिंग। पर ठीक है, कॉन्वर्जेशन बहुत अच्छा रहा। डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगी कि अगर आप शब्दों को पकड़कर इस वीडियो को देखोगे तो हो सकता है कि आपके दिमाग में चीज़ें ना जाए, क्योंकि आयुर्वेदिक एक बहुत साइंटिफिक और टिपिकल इंडियन लाइफस्टाइल के ऊपर बात करता है। पर अगर आप वो समझना चाहोगे जो नितिन सर ने इतने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, तो आई एम 110% श्योर कि आप लोगों को चीज़ें समझेगी। वी आर गोइंग टू ऑल्सो कम अप विथ ब्यूटिफुल शॉर्ट रील्स जो आप आपके नियरेस्ट चाहने वालों को भी आगे शेयर कर सकते हो, विच कैन एक्चुअली हेल्प देम डिफाइन देयर लाइफस्टाइल इन अ वेरी बेटर वे। तो हम वो भी चीज़ करेंगे। बट बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, नितिन सर, हमारा खाई रोटी, फिर हमारे सपाटे लाइफस्टाइल। But before we end this podcast, हर पॉडकास्ट में एक रैपिड फायर होता है, तो एक आयुर्वेदिक रैपिड फायर हम करेंगे, फॉर विच आई एम वेरी इंटरेस्टेड। लेकिन वो बंदा अच्छा कर रहा है, वो फॉलो अगर करते हैं अपन, हाँ, अंकित बयानपुरिया जो है ना, हाँ, प्रॉपर गांव का जो कल्चर है वो मतलब प्रमोट कर रहा है, मस्त बढ़िया। तो हम उसको भी देखेंगे, और अगर मेरा नसीब अच्छा रहा तो मैं उसको भी बुलाऊंगी। सो विल स्टार्ट विद अ रैपिड फायर. This is the last part of the podcast. So, here we go. One herb you cannot live without. हरितकी. इसका मतलब आप हरितकी मतलब हिरडा, जिसको हम टर्मिनालिया चेबुला बोलते हैं। मेरा फेवरेट ड्रग है, फेवरेट मेडिसिन हम बोल सकते हैं। उसको अलग अलग अनुपान के साथ में
अलग अलग चीज़ों के साथ में अगर देते हैं तो अलग अलग डिसीज में वो अलग अलग काम करता है। तो सिंगल ड्रग मल्टीपल एक्शंस। बढ़िया। द मोस्ट बिज़ार ट्रीटमेंट यू हैव एवर डन, सबसे अचंबा रहने वाला ट्रीटमेंट, अचंबक रहने वाला, असंभव रहने वाला ट्रीटमेंट, सबसे खतरनाक ट्रीटमेंट जो आपने आज तक ही किया है? कोविड की ट्रीटमेंट। बाप रे, ओके। योर गो टू स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक? योग निद्रा। ठीक है, इसका फोटो हम ऐड कर देंगे। द बेस्ट पार्ट अबाउट कंसल्टिंग इंटरनेशनली? हाँ, बेस्ट पार्ट एक्चुअली आयुष मिनिस्ट्री ही ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, ABDM, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन नाम से। तो आप अगर आयुर्वेदा कंसल्टेंट हो, ये पॉडकास्ट देख रहे हो, तो आप भी रजिस्टर कर सकते हो और ग्लोबली आपका रीच आप बढ़ा सकते हो, आपकी कंसल्टेशन आप बढ़ा सकते हो। बाहर कंट्रीज में लोगों के छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, लेकिन वो आप अगर सॉल्व करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन भी मिलेगी, बहुत ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे एंड बहुत ज़्यादा प्यार भी मिलेगा। और नॉट ओनली दिस बट आप इंडिया के कल्चर को उस लेवल पे लेकर भी जा सकते हो, विच हैज़ टू बी आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग द सिटीजंस ऑफ इंडिया। उसके लिए आपको सभी कंट्रीज का डाइट प्लान, क्या चीज़ें वो खा रहे हैं, कैसा उनका लाइफस्टाइल, वो सारी स्टडी करनी पड़ेगी। करेक्ट, तो थोड़ी मेहनत तो रहेगी यार। योर फेवरेट हेल्थ सक्सेस स्टोरी? फेवरेट हेल्थ सक्सेस स्टोरी, सर ने 50,000 पेशेंट्स आज तक के देखे हैं। बहुत ही स्पेशल केस है, मैंने इंस्टाग्राम के रील पे भी शेयर करी है। पैरालिसिस के पेशेंट है वो, एकदम उनको 4 पेशेंट पकड़ के लाते थे पहले ऑटो में बिठा के, और वो खुद के पैरों पे भी चल रहे हैं। वाओ। उनका केस मतलब नागपुर के टॉप मोस्ट न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन लोगों ने उनको रिजेक्ट किया था कि अगर ठीक हो गए तो उनका मैं बाहर कंट्रीज में हम प्रेजेंट करेंगे, लेकिन मॉडर्न साइंस उनको ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाया। तो हमारे पंचकर्मा से हमारे थेरेपिस्ट जो है स्पेशलाइज, उनको ट्रीटमेंट होम विजिट करके हमने ट्रीटमेंट दी। तो एक बहुत ही बोल सकते हैं कि एक स्पेशल केस था, मिरेकल हो गया एकदम। बढ़िया। अर्ली बर्ड और नाइट आउल? मैं निशाचर, मतलब रात वाला। अच्छा, नाइट आउल। द मोस्ट चैलेंजिंग केस यू हैव हैंडल्ड? ये एक्चुअली देखो, मैंने जब भी दिनचर्या का बताया ना, तो आयुर्वेद ये भी रिकमेंड करता है कि किसने जागरण करना चाहिए। अगर आप विद्यार्थी हो तो आप जागरण कर सकते हो। ये सब चीज़ें आयुर्वेद बताता है। ऐसा नहीं कि सबके लिए एक सेम लाइफस्टाइल आयुर्वेद प्रोवाइड करता है। आप सब चीज़ों के लिए एक साँचे में सबको नहीं रख सकते ना, तो आपके लिए स्पेशलाइज चीज़ें भी बताइए। आप अगर रात्रि जागरण कर रहे हो तो आपको दिन में क्या करना है, उसके बारे में भी आपको आयुर्वेद ही बताएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉडकास्ट को हमको सीरीज में रिलीज करना चाहिए, इतनी इन्फॉर्मेशन है लोगों को देने के लिए। पर डोंट वरी, मैं इनके साथ एपिसोड नंबर 2 भी बनाऊंगी वेरी सुन। हाँ, लेट्स कम बैक टू द रैपिड फायर। वन लाइफस्टाइल चेंज यू विल रेकमेंड टू एवरीबडी? लाइफस्टाइल चेंज सबको मैं रिकमेंड करूंगा। आपने मॉर्निंग का उगता सूरज देखना चाहिए, आपने जल्दी उठना चाहिए। मॉर्निंग का सनलाइट, मॉर्निंग का ओजोन लेयर, ये मॉडर्न साइंस बताता है। लेकिन अगर आपने आपकी लाइफस्टाइल सन से रिलेटेड की, मतलब मॉर्निंग में जैसे सन उगता है और सूरज ढलता है, वैसे आपका डाइट और लाइफस्टाइल आपने प्लान करी, तो आपकी हेल्थ बहुत ही बढ़िया रहेगी। वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। आयुर्वेदा इन वन वर्ड? साइंस ऑफ लाइफ। क्या बात, 3 words हो गए। If you could only give one Ayurvedic tip to our listeners, what would it be? One आयुर्वेदिक टिप, एक्चुअली इस टिप के मैं खिलाफ हूँ, क्योंकि सिर्फ आयुर्वेदिक टिप्स या घरेलू नुस्खे मतलब आयुर्वेद नहीं है। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपके नियरेस्ट वैद्य से आपने कंसल्ट करके ही वो चीज़ अप्लाई करनी चाहिए, ना कि मेरे जैसे इन्फ्लुएंसर सो कॉल्ड जो बोलते हैं उनसे सुन के। अच्छा, इसको अवॉइड करो, इसको अवॉइड करो। हाउ डू यू बैलेंस ट्रेडिशनल मेथड्स विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन योर प्रैक्टिस? यस, अभी तो बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए, डायग्नोसिस के लिए हम बहुत चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। हम ट्राइकोस्कोप यूज़ करते हैं, जैसे दर्शन परीक्षा बताइए आयुर्वेद में, तो हम जो आंखों से देखते हैं, दर्शन, प्रश्न और स्पर्श, 3 परीक्षा है आयुर्वेद में। तो दर्शन परीक्षा का हमने जैसे माइक्रोस्कोप बोलते हैं या ट्राइकोस्कोप बोलते हैं, उसको हमने यूज़ करके आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से उसको देखना चाहिए। वाह, ओके। इस पे मुझे लगता है आपके जो टॉपिक्स है ना, उस पे एक पॉडकास्ट बन सकता है 40-40 मिनट का, जो हम बनाएंगे। आई विल नॉट लूज द होप।
At last, can you share a health tip that is easy to incorporate into a busy lifestyle? खाना टाइम पे खाना है, पानी जितना प्यास लगे उतना ही पीना है। जंक फूड नहीं खाना है। जंक फूड अगर आप खा रहे हो तो आपकी डाइजेस्टिफायर अच्छी चाहिए। आपका अगर यंग एज है तो आपको पचा सकते हो, आप तो लोहे के चने भी पचा सकते हो, लेकिन आपको बुढ़ापे में तकलीफ होगी। मैंने नाइट ड्यूटीज़ करी है तो मैं यंग एज में वो कर सकता हूँ। अगर मेरा एज 40 के ऊपर है, 45 के ऊपर है तो मैं नाइट ड्यूटीज नहीं कर सकता। ओके, ऑलराइट। एट लास्ट, सबसे लास्ट क्वेश्चन, वन वर्ड अबाउट स्नेहा टावरी। वन वर्ड अबाउट स्नेहा टावरी, एक वर्ड में डिफाइन करना तो बहुत मुश्किल है लेकिन शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग और बहुत ज़्यादा चुलबुल। दिमाग से क्रैक नहीं है। टेस्टिमोनियल सर भेज देंगे हम। रुको भेज देंगे आ रहा है अंदर से आ रहा है। रैपिड फायर। स्नेहा टावरी ये नाम एक ब्रांड है। नागपुर की जनता आने वाले कुछ दिनों में हर जगह सुनने वाले हैं। बहुत ही रिनॉन्ड पर्सनालिटी अभी भी है और आगे जाके भी होने वाले हैं। जिस तरह से वो JCI संभालती है, हमने देखा है, इस तरह से वो रोटरी संभालती है। इतनी कम एज में इतना बड़ा अचीवमेंट, अभी आर्किटेक्ट में अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो, फिर भी इतना यूथ से लेके इतना लगाव और सोशल वर्क्स ये सब देख के हम खुद भी इंस्पायर होते हैं देख के। थैंक यू, बहुत बड़ी बात है मेरी। थैंक यू। तो नितिन सर, आपके साथ ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत मज़ा आया, पर अफसोस इस बात का है कि हमारे ऑडियंस को और नॉलेज आज नहीं मिल पाया क्योंकि पॉडकास्ट का थोड़ा सा टाइम फ्रेम होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। बट अगर मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँ तो आप अगली बार आओगे भी नहीं ना, आओगे भी नहीं मेरे चैनल पे वीडियो देखने के लिए। पर कोई बात नहीं, नितिन सर यही है, नागपुर के रहने वाले बेचारे सीधे साधे, और हम इनको फिर से ऐसे ही किडनैप करके लेकर आएंगे और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएंगे सो दैट यू कैन जेन्युइनली improve your lifestyle. And this video was just a small medium to share about how Ayurveda can really affect your lifestyle. और क्योंकि हम इंडिया जैसी कंट्री से बिलोंग करते तो हमको ऐसा लगता है कि यार इंडिया का जो हर एक चीज़ का, एक बिल्डिंग का भी एक फाउंडेशन होता है, और इंडिया इस कंट्री का भी यही फाउंडेशन है जो सालों से, हज़ारों सालों से लोग फॉलो करते आ रहे हैं, पर हम शायद कहीं भूल गए। तो बस उस छोटी सी आग को चिंगारी लगाने का काम इस पॉडकास्ट ने किया, और यही मैं आप सबसे विश करती हूँ कि आप इस पॉडकास्ट को सच में आगे शेयर करो, क्योंकि ये नॉलेज आपको जेन्युइनली कोई और वैद्य नहीं देगा जिस तरीके से आज वैद्य नितिन ने दिया। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर यू। मुझे बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही मैं आपकी क्लिनिक पे आके आपको थोड़ा सा किडनैप करके एक छोटे छोटे से रील्स बना के डालूंगी। थैंक यू स्नेहा, आपने यहाँ पे बुलाया और बोलने का मौका दिया। बहुत सारी चीज़ें तो मैंने कभी शेयर नहीं करी किसी के साथ में, तो इस पॉडकास्ट में रॉ और अनफिल्टर्ड, वल्नरेबल जैसे बोलते हैं, वो बात हमने आज शेयर करी, बहुत अच्छा लगा। Thank you everybody. Keep watching Sneha Tawri. Do not forget to go and visit his profile as well. He is one of the top Ayurveda Acharyas here in Nagpur and in fact now in the country. So make sure that you also go and visit him, consult to him, and do not forget to subscribe this channel of The Sneha Tawri, your pretty host for today. Thank you and stay tuned. Bye bye.